हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2023 विज्ञान की तैयारी किस तरह से की जाए। उसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर बार बराबर पेपर में आप जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आज इस वीडियो में उपस्थित हैं और आप लोगों से उसको शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे ताकि तैयारी भी अच्छी ढंग से हो जाए और उस तैयारी जो हम पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई का मज़ा भी आप लोगों को मिले कि कितना आनंद आए। जब अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर से आप पास होंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट हैं, एक है आभासी, दूसरा है वास्तविक। मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। दोनों कंडीशन में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, छोटा बनता है। यहाँ दिया गया कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और पहली कंडीशन है आभासी बनेगा, दूसरी कंडीशन है वास्तविक बनेगा। और निकालना क्या है, फोकस दूरी। हमें फोकस दूरी मालूम नहीं है और केवल 30 सेंटीमीटर मालूम है। 30 सेंटीमीटर का मतलब यू मालूम है, यानी बिंब की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है दर्पण से ये मालूम है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये भी नहीं मालूम है, फोकस दूरी निकालना ही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर निकालने के लिए जो ये 3 गुना है, 3 गुना शब्द पर ध्यान देंगे हम। ये 3 गुना का मतलब क्या है आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स से लाइट चैप्टर में। एक था रेखीय आवर्धन, अभी हम इसको पढ़े थे पिछले वीडियो में ही। तो रेखीय आवर्धन है, यानी जिसे शार्ट में आवर्धन कहते हैं, डिनोट करते हैं बाई एम से। तो वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम इसी से प्रश्न की शुरुआत करेंगे। चलिए पहला पार्ट देखते हैं। कहने का मतलब ये 3 गुना जो है यम की वैल्यू है और यम का फार्मूला हम बताए थे -v/u होता है। ठीक है, -v/u के स्थान पर लिख देंगे 30 सेंटीमीटर और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तब क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो v बराबर 30 × 90। तो यहाँ 3 लिखेंगे यम के स्थान पर। यम का मान जो है जब आभासी होगा तो हम यम का मान पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब धनात्मक लिखेंगे। अगर वास्तविक है तो ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पर धनात्मक लिख दिए और जो है फार्मूला के हिसाब से यहाँ तो तिरछा का ये ऋण और ये ऋण कट गया, 30 × 90। या तो हम ऋण v बराबर ऋण 90 लिखें या v बराबर 90 कर देते हैं। सीधा सीधा माइनस का काम खत्म हो गया। v की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर और u का मान दिया गया कितना क्वेश्चन में, यहाँ नोट कर लेते हैं, -30 सेंटीमीटर। ये आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं इसको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान 90 है प्लस 1/u का मान कितना है, -30। 1/f बराबर होगा क्या, लासा अगर लेते लघुत्तम तो 90 होगा। ये यहाँ पर 1 होगा, ये 30 × 90 -3 हो जाएगा। तो अब अगर उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार यही लिख दो, 1/f बराबर -2/90।
एफ बराबर हो जाएगा 90/2। एफ का मान आ गया कितना, 45 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। फोकस दूरी कितना हो गई, 45 सेंटीमीटर। और ये जो ऋण लगा है, ऋण का मतलब है कि अवतल दर्पण है, इसलिए इसका ऋण में कोई बहुत मतलब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में चलते हैं, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया, वास्तविक है, तो वास्तविक के लिए यही यम जो है, यू तो वही रहेगा, यू का मान -30 ही होगा। यहाँ यम के स्थान पर फार्मूला भी वही रहेगा, यम के स्थान पर -3 लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक है तो ये जो है यम की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो -3 बराबर -v/u। तो -3 बराबर ये माइनस और ये माइनस काट दो, झमेला खत्म हो जाए माइनस का। अब v/u का मान -30 रखेंगे, 30 90, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा -90, 90 सेंटीमीटर हो गया ये v का मान। अब वही फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करेंगे, तो 1/f बराबर 1/v का मान 1/90 प्लस 1/3, 1/f बराबर लासा वही होगा 90 और -1 -30 90 -3। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, तो 1/f बराबर हो जाएगा ऋण यानी -4/90। उलट दो, f बराबर आ जाएगा 90/-4, f का मान आ जाएगा, काट देंगे, -22.5 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में फोकस दूरी कितना होगी, 22.5 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि अवतल दर्पण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि पड़ोस में ही शादी है, वही किसी की खुशियों में हम उसमें अवरोध नहीं कर सकते हैं, अगर वो हमारा कोई अवरोध नहीं कर रहा है तो इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप लोग वीडियो पर ध्यान देंगे और वीडियो में जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बस बाकी जो आवाज़ आ रही, क्योंकि शादी विवाह का समय ही है तो उसमें कुछ न कुछ तो आवाज़ आती ही रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बताएंगे। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो परिभाषित करेंगे अगर हम, तो जब व्यक्ति को या जब मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इंग्लिश में मायोपिया इसी को कहा जाता है। चलिए इसको हम पहले लिखते हैं, आप परिभाषा इसकी। निकट दृष्टि दोष जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट
नहीं दिखाई देती तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे मायोपिया, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया कहते हैं। तो चलिए इसका हम फिगर दिखाते हैं। फिगर कैसे बनेगा इसे दृष्टि दोष का। जैसे मान लीजिए हमारी ये जो है ये रेटिना हो गई, और अब यहाँ से ये हो गई कार्निया, ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। किसी वस्तु का जब वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी जब प्रकाश किरण वस्तु से आएगी, लेंस पर टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से सीधा प्रकाश की किरणें जाकर के रेटिना पर काट देती हैं, मिल जाती हैं। और इस कंडीशन में यह जो चित्र बना है इसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, क्योंकि जो वस्तु आ रही, वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है वो लेंस से होकर के अपवर्तित होकर के रेटिना पर मिल रही है। लाइन रेटिना खींची गई है, इधर है कार्निया, ये है नेत्र लेंस, तो रेटिना पर मिल रही। जब रेटिना पर मिलेंगी तो कोई दोष नहीं है, तब वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन दोष क्या है उसमें हम दिखा रहे हैं इधर दोष के लिए। चलिए रेटिना हम बना लिए, अब मान लीजिए ये रेटिना है, यहाँ पर वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, टेढ़ा हुआ, ये प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण यानी उत्तल लेंस से नेत्र लेंस से जब टकराती हैं, टकराने के बाद जब जाती हैं तो ये का जो रेटिना है उसके पहले काट दे रही हैं। तो जब पहले काट देंगी उस कंडीशन में जो है निकट दृष्टि दोष यानी यह दोष आ गया। क्यों? क्योंकि अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर नहीं बन रहा, और जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी वस्तु तभी दिखाई पड़ेगी जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और यहाँ पर जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के पहले। कहने का मतलब कचाव द्रव में ही बन रहा है, तो इसलिए जो है वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया दृष्टि दोष। और यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब यहाँ कोई दोष नहीं है, यहाँ पर दृष्टि दोष है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो ये है, ये नेत्र लेंस है और ये है रेटिना, दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए तब यह है ये दोष हो जाएगा। किसी कारण बस, जैसे आँख में चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है यानी इमेज वह रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के पहले ही बन जाएगा और इस तरह से निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो जाएगा। और दूसरा इसका रीजन है, ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, घट जाए, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए। ऐसा कब हो सकता है? किसी कारण बस, जैसे मान लीजिए एक कारण में हम बता रहे हैं आपको, जैसे सिलियरी मांसपेशी होती है वो नेत्र लेंस को जो है समायोजित करती है, माने उसकी फोकस दूरी को घटाती और बढ़ाती है। मान लीजिए सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस को दबा दिया, उसकी फोकस दूरी कम हो गई, अब वो
उसको ढीला नहीं कर रही, मतलब दबा रखी है, तो फोकस दूरी बढ़ नहीं रही है। और इस कंडीशन में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है। इस तरह से दो कारण है निकट दृष्टि दोष मायोपिया होने के। पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस का बढ़ जाना। दूसरा फोकल लेंथ ऑफ नेत्र लेंस यानी फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, घट जाना, दो कारण है। इसके निवारण के लिए क्वेश्चन में इसे पूछा गया है निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो हम लोग निवारण में इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा इस्तेमाल करते हैं। चश्मा में जो है अवतल लेंस लगा देते हैं उचित फोकस दूरी का, इस तरह से यह दृश्य दोष दूर हो जाता है। तो निवारण में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। इसका भी हम चित्र यहाँ पर बता रहे हैं। पहले निवारण लिख देते हैं, निवारण में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जाता है, जिसे यह है रेटिना और ये हो गई कार्निया, ये हो गया नेत्र लेंस। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, जब यहाँ हम अवतल लेंस लगा देंगे तो यह लेंस क्या करेगा, इन किरणों को और फैला देगा। तो इस तरह से किरणें यहाँ तो आएंगी, यहाँ से आने के बाद ये हल्का से तिरछा हो जाते हैं और यहाँ से, अब यहाँ से जब वो इकट्ठा होती हैं प्रकाश किरण ये आ रही है, ये अवतल लेंस क्या कर रहा है, इस किरणों को फैला दे रहा है। तो यहाँ से ये किरणें जा करके रेटिना पर काट देती हैं। इस तरह से यह दृश्य दोष दूर हो जाता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर को भी से व्यक्त करते हैं। भी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है आई के, यही नियम उन्होंने बताया था ओम ने। अगर इस प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में चेंज करते हैं तो V इक्वल टू आई और R आता है, जहां R एक नियतांक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सूत्र हुआ विभवांतर और इसमें धारा में जो संबंध हुआ वो रहा V बराबर आई आर। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत सामर्थ्य का अर्थ स्पष्ट करो। एक विद्युत ऊष्मक में 250 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ऊष्मक के सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि विद्युत सामर्थ्य है क्या चीज़। विद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है कोई विद्युत उपकरण हो या विद्युत साधित्र हो जिसका हम उपयोग करते हैं, तो उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा
की जो दर है उसी को हम कहेंगे विद्युत सामर्थ्य। तो परिभाषा के रूप में हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे, किसी विद्युत उपकरण द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को, विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या इसी को वाट कहते हैं, वाट होता है। यदि t समय में W जूल विद्युत ऊर्जा किसी विद्युत उपकरण द्वारा व्यय होती है तो सामर्थ्य बराबर W बटा T, अर्थात P बराबर W बटा T। ये रहा इसका सूत्र, जिसका उपयोग हम न्यूमेरिकल आदि हल करने में लगाते हैं। इस तरह से विद्युत सामर्थ्य जो होता है उसको हमने परिभाषित कर दिया, उसका रिलेशन यानी सूत्र भी बताया। अब आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एक विद्युत ऊष्मक में 250 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मक की सामर्थ्य। तो यहाँ पर सामर्थ्य का एक सूत्र है जिसे P बराबर W बटा T लिखे। इस तरह से सामर्थ्य के कई सूत्र हैं, जिसमें से एक सूत्र यहाँ पर है। पहले हम नोट करेंगे इसमें दिया क्या है। एक तो दिया है V का मान 250 माने विभवांतर दिया गया है, V का मान दिया गया है V बराबर 250 वोल्ट, और दिया है I का मतलब एम्पियर विद्युत धारा, I बराबर 5 एम्पियर। ये दो चीज़ दिया गया है। शक्ति हमें निकालना है तो P बराबर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें P के लिए V और I आता हो। जिसे यहाँ का अगर ये इस्तेमाल करेंगे W और T, जिसमें से दोनों में से वो भी नहीं दिया गया है, तो P का हम वह इस्तेमाल करेंगे फार्मूला जिसमें V हो और I हो। तो P बराबर V I एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम P बराबर निकाल लेंगे, V का मान 250 गुणे I का मान 5, 25 पंचे 125, एक जीरो लगा देंगे, इतना वाट। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ज्ञात कीजिए। तो किलोवाट घंटा है क्या चीज़, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है 1 किलोवाट घंटा। चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे इसमें कितने जूल होते हैं, निकालते हैं। 1 किलो वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। इसे शॉर्ट में यूनिट भी कहते हैं। और जो घरों में बाज़ारों में विद्युत ऊर्जा का मूल्य बताते हैं, बिल बताते हैं, वो यूनिट से बोलते हैं। तो वो यूनिट यही है, किलोवाट घंटा ये जिसे यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा को हम बदलेंगे जूल में। तो 1 किलोवाट
गुणे 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, गुणे 1 घंटा में 3600, यानी 60 मिनट होता है। 60 गुणे 60 करेंगे 3600 सेकंड होगा। तो यहाँ से जो है अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 जीरो और 3 जीरो 5 जीरो हो गया, और यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 6, यानी 3.6 गुणे 10 की घात 6, और यहाँ हो जाएगा जूल। इस तरह से ये प्रश्न हो गया पूरा। इसको आप लोग ध्यान देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभवांतर से क्या तात्पर्य है? किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर में क्या संबंध होता है? आवश्यक नियम और सूत्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग विभवांतर समझेंगे। विभवांतर क्या चीज़ होती है? तो विभवांतर के लिए चालक, जैसे चालक है तो चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो पूरे चालक में गति करते हैं और आवेश के प्रवाह का संचालन करते हैं, या आवेश को प्रवाहित कराते हैं, आवेश को संचरित करते हैं, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संचरण से ही विद्युत धारा उस चालक में प्रवाहित होती है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है संचरित होते हैं, गतिमान होते हैं, तो वह एक दूसरे से या परमाणुओं से, वह या चालक यानी चालक के जो परमाणु है उनसे, या वह आपस में ही टकराते रहते हैं, जिससे उनके बाधा माने मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न होती है, और उस रुकावट के विरुद्ध उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो वह जो कार्य करते हैं, वह कार्य जो है एकांक आवेश के लिए कितना कार्य करते हैं, वही है विभव, या हम विभवांतर भी कह सकते हैं उसे। लेकिन परिभाषित जो करेंगे वहाँ पर विभवांतर में हम जो है 2 बिंदु से उसको बताएंगे। और चलिए देखते हैं विभवांतर की परिभाषा क्या है। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे भी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। सूत्र के रूप में विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश अर्थात V बराबर W/Q। ये इनके बीच का रिलेशन भी है। इसका उपयोग हम न्यूमेरिकल हल करने में करते हैं। तो W होता है किया गया कार्य, जिसका मात्रक होता है जूल। Q होता है प्रवाहित आवेश यानी
कितना आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है वह Q, इसका मात्रक होता है कूलम। तो इस तरह से विभवांतर का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम, जिसे को शार्ट में या इसका दूसरा नाम बोल्ट रखा गया है। इस तरह से ये हो गया पूरा। लेकिन इसमें आगे पूछा गया है किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर में क्या संबंध है। धारा और विभवांतर में क्या संबंध है, आवश्यक नियम व सूत्र द्वारा समझाइए। तो इसके लिए जो नियम लगता है विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताने का, उस नियम का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम है। ओम का नियम, ओम ने क्या बताया था कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा। चलिए देखते हैं, उसी को लिखते हैं यहाँ पर। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम ने बताया था, यही नियम है जो कि विभवांतर और धारा के बीच रिलेशन बताता है। इसको आगे हम लिखते हैं थोड़ा